गुड मॉर्निंग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। क्लास लाइव हो चुकी है जी। 9:48 अब हुए हैं। तारीख आपको पता है, दिस इज 7 जनवरी 2022। 7 जनवरी 2022। आराधना, पूजा, मोंटी, ऋषभ, कंचन, रोहन, राज, कुमारी, प्रेम, वीर, सपना, पूनम, सुनील, सूरज, खुशबू, रोहित, शुभम, सोनू, विमल, अंकुश, शिवम, प्रवीण, रोहन, भीष्म, सपना, धनंजय, अर्जुन, नीतू, सत्या, प्रशांत और रुचि, चांदनी, ये कुछ लोग हैं जो मुझे यहाँ पर नजर आए हैं। जल्दी से मुझे बताइए, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं जी। हम पढ़ रहे थे भारत का संविधान। भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और आप जानते हैं जिसमें हमने पढ़ा था संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। और मैंने आपको बताया था कि जब अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे अबाउट द सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, या संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। लिखिए संविधान का भाग पार्ट 14, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, संघ एवं राज्यों की अधीन सेवाएं। सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 308 से लेके 323 तक किया गया है। 308 से लेकर 323 तक है संघ एवं राज्यों की अधीन सेवाएं, सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। चलिए बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। जैसे सबसे पहले लिखिए आर्टिकल 312, अनुच्छेद 312, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। आर्टिकल 312 अनुच्छेद 312, जिसमें है, लिखिए ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसके अंतर्गत आती हैं अखिल भारतीय सेवाएं। ऑल इंडिया सर्विसेज या अखिल भारतीय सेवाएं लिखेंगे सबसे पहले। ऑल इंडिया सर्विसेज या अखिल भारतीय सेवाएं। लिखेंगे ब्रिटिश पद्धति के आधार पर या ब्रिटिश ढांचे के आधार पर। ब्रिटिश पद्धति या ब्रिटिश ढांचे के आधार पर
लिखेंगे अखिल भारतीय ब्रिटिश पद्धति के आधार पर, लिखेंगे अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत दो सेवाओं को जोड़ा गया। ब्रिटिश ढांचे के आधार पर या ब्रिटिश पद्धति के आधार पर अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत दो सेवाओं को जोड़ा गया। एक आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो हिंदी में कहलाती है भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस या भारतीय प्रशासनिक सेवा। और दूसरा ध्यान रखेंगे आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस या भारतीय पुलिस सेवा। तो अखिल भारतीय सेवा अधिनियम या ऑल इंडिया सर्विस एक्ट 1951 के तहत two services were added in that, which were IAS and IPS, Indian Administrative Service and Indian Police Service। लेकिन ध्यान रखेंगे बाद में, लेकिन 1963 में, बट इन 1963 इसमें और तीन सेवाएं जोड़ी गई। इसके अलावा भी इसमें और तीन सेवाओं को जोड़ दिया गया या तीन सेवाएं जोड़ी गई, जो कौन कौन सी थी। सबसे पहली ध्यान रखेंगे आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, मतलब भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भारतीय वन सेवा। आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस या भारतीय इंजीनियरिंग सेवा। इसके अलावा आईएमएचएस, जो कहलाती है, लिखेंगे इंडियन मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस, या हिंदी में आप लिख सकते हैं भारतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा, इंडियन मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस, भारतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा। तो अब अखिल भारतीय सेवाओं की संख्या कितनी हो चुकी है? 5। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस और इंडियन मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस। नोट कीजिए फटाफट, अभी कंटिन्यू करते हैं।
जी, नोट कर लिया सभी ने? आर्टिकल 312। सर पार्ट 10 नहीं हुआ है बेटे, 10 पार्ट आपको करना भी नहीं है, घबराइए नहीं। वो तो मुझे मालूम है, आप सिर्फ वो देखते हैं जो नहीं हुआ है, जो हुआ है वो थोड़ी दिखेगा आपको कभी जिंदगी में। भाग 10 आपको करना ही नहीं है, भाग 10 से कोई सवाल पूछा ही नहीं जाता एग्जाम में। अगला लिखेंगे आर्टिकल 315। आर्टिकल 315 इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। आर्टिकल 315 अनुच्छेद 315 लिखिए, संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। देयर शैल बी अ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी फॉर यूनियन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर ईच स्टेट। यूनियन के लिए, संघ के लिए एक यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हम हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं, और हर राज्य के लिए एक स्टेट पीएससी यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान 315 में किया गया है। लेकिन लिखेंगे दो या दो से अधिक राज्यों के लिए, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्य लोक सेवा आयोग हो सकता है। देयर कैन बी अ कॉमन स्टेट पीएससी फॉर टू और मोर स्टेट्स। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्य लोक सेवा आयोग हो सकता है। अगला लिखिए आर्टिकल 316, जिसमें है सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल। लिखिए सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल, अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स एंड देयर टर्म। अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स एंड देयर टर्म, सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल। तो एक तरफ लिखेंगे यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग और दूसरी तरफ लिखिए स्टेट पीएससी या राज्य लोक सेवा आयोग। एक तरफ यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग और दूसरी तरफ स्टेट पीएससी या राज्य लोक सेवा आयोग। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे यूपीएससी में, लिखिए इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसकी अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
और स्टेट पीएससी राज्य लोक सेवा आयोग में लिख लीजिएगा, इसके सदस्य, इसके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति, इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो यूपीएससी अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यूपीएससी में लिखेंगे इसमें 9 से 11 सदस्य होते हैं, इसमें 9 से 11 सदस्य होते हैं। और स्टेट पीएससी में लिखेंगे इसमें सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है, वो राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। यूपीएससी में लिख लीजिएगा देयर आर 9 to 11 मेंबर्स, इसमें 9 से 11 सदस्य होते हैं। लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है, ये राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। और यदि हम कार्यकाल की बात करें तो लिख लीजिएगा यूपीएससी अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु, 6 इयर्स और 65 इयर्स एज। और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष आयु, 6 वर्ष या 62 वर्ष आयु। और यदि पूछे कि ये अपना त्याग पत्र किसे देंगे तो स्वाभाविक सी बात है, लिख लीजिएगा यूपीएससी अध्यक्ष अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपेगा और राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना इस्तीफा या त्याग पत्र राज्यपाल को सौंपेगा। अगला पॉइंट, अगला लिखेंगे आर्टिकल 317 अनुच्छेद 317 आर्टिकल 317 लिखेंगे यूपीएससी अध्यक्ष एवं स्टेट पीएससी अध्यक्ष का निलंबन। यूपीएससी अध्यक्ष एवं स्टेट पीएससी अध्यक्ष का निलंबन।
अब इनको निलंबित अब इनको निलंबित करने का क्या प्रावधान किया गया है? लिख लीजिएगा। यूपीएससी अध्यक्ष को उसी विधि से हटाया जाता है जिस विधि से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को तो लिख लीजिएगा, यूपीएससी अध्यक्ष को निलंबित करने की विधि वही होगी जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को होती है। और ध्यान रखेंगे, स्टेट पीएससी या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने की विधि वही होगी जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को होती है। नेक्स्ट, अगला लिखिए, संविधान का भाग 15 पार्ट 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम बात करते हैं किसके बारे में? निर्वाचन के बारे में। जिसमें है निर्वाचन या इलेक्शन। अनुच्छेद 324 से लेकर 329। इसके बाद लिखेंगे भाग 15 पार्ट 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग 15, आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक। सबसे पहला लिखेंगे आर्टिकल 324, अनुच्छेद 324 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 324 अनुच्छेद 324 लिखेंगे, भारत के लिए एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन आयोग होगा। देयर शैल बी अ फेयर एंड इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन फॉर इंडिया। भारत के लिए एक निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन आयोग होगा। देयर शैल बी अ फेयर एंड एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखेंगे, 324 में भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है
और जो भारत का निर्वाचन आयोग होता है, ध्यान रखेंगे, वो मुख्य तौर पर 4 इलेक्शंस को करवाने के लिए उत्तरदायी होता है। एक, राष्ट्रपति का निर्वाचन, दूसरा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, तीसरा लोकसभा का निर्वाचन, और तीसरा राज्यों की विधानसभा का निर्वाचन। ये मुख्य रूप से ये 4 इलेक्शंस को कंडक्ट कराने का काम ही किसका होता है? इलेक्शन कमीशन का या निर्वाचन आयोग का। नोट कीजिए। लिखिए, निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। देयर इज वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर। There is one chief election commissioner and 2 election commissioners in election commission. निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं और इनके अलावा अन्य सदस्य, ध्यान रखेंगे, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका टर्म, इनका कार्यकाल, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु होता है। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे, इनकी शपथ या योग्यताओं के बारे में भारत के संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इनकी शपथ और योग्यताओं के बारे में संविधान में कोई भी प्रोविजन या कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। नेक्स्ट, अगला लिखिए आर्टिकल 325 अनुच्छेद 325, जिसमें है इलेक्टोरल रोल, जिसे हिंदी में कहा जाता है निर्वाचक नामावली। जब भी इलेक्शंस होते हैं, जब भी चुनाव होते हैं, तो ध्यान रखेंगे निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन के द्वारा सभी मतदाताओं की या सभी योग्य मतदाताओं की एक
लिस्ट बनाई जाती है, एक सूची बनाई जाती है, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को इलेक्टोरल रोल या निर्वाचक नामावली कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे, लिखिए, व्यक्ति को व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश और जन्म स्थान के आधार पर, व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर मतदान करने से रोका नहीं जा सकता। व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर मतदान करने से रोका नहीं जा सकता। कहने का मतलब है उस व्यक्ति का निर्वाचक नामावली से नाम इस आधार पर नहीं निकाला जा सकता। इसके बाद इस भाग का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल, लिखिए, आर्टिकल 326 अनुच्छेद 326, जिसमें है वयस्क मताधिकार। एडल्ट वोट राइट। एडल्ट वोट राइट का मतलब है एक ऐसा मताधिकार जो केवल वयस्क होने पर दिया जाता है, केवल एडल्ट होने पर दिया जाता है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे देश में एडल्ट या वयस्क होने की जो आयु है वो कितनी है? 18 ईयर्स। तो जैसे ही भारत का कोई भी नागरिक 18 ईयर्स का होता है, 18 वर्ष का होता है, तो उसका एक संवैधानिक अधिकार उसे मिल जाता है, जो होता है वोट राइट, जो होता है मताधिकार। लेकिन ध्यान रखेंगे, मताधिकार की जो न्यूनतम आयु है ये पहले 21 ईयर्स हुआ करती थी, ये पहले 21 वर्ष हुआ करती थी। लेकिन आप जानते होंगे 1989 में 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, लिखेंगे 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत, लिखेंगे वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। और अब आप जानते हैं मतदान करने की, वोट डालने की जो मिनिमम एज है, जो न्यूनतम आयु है, वो कितनी होती है? अब होती है 18 ईयर्स, जो कि पहले 21 ईयर्स थी, 21 वर्ष थी। इसके बाद लिखिए, निर्वाचन आयोग के कार्य, वर्क्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन। निर्वाचन आयोग के कार्य, वो क्या महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जो निर्वाचन आयोग के द्वारा किए जाते हैं? तो लिखेंगे वर्क्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन या निर्वाचन आयोग के कार्य। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, निर्वाचनों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों को निर्धारित करना। निर्वाचन के लिए निर्वाचन क्षेत्रों को निर्धारित करना।
या इंग्लिश में लिख सकते हैं टू मेक द कॉन्स्टिट्युएंसीज फॉर इलेक्शंस, टू मेक द कॉन्स्टिट्युएंसीज फॉर इलेक्शंस। निर्वाचन के लिए, निर्वाचन के लिए चुनाव क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों को निर्धारित करना सबसे पहला काम जो कौन करता है? इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करना। निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करना, टू प्रिपेयर द इलेक्टोरल रोल फॉर द इलेक्शंस। निर्वाचनों के लिए निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करना, टू प्रिपेयर द इलेक्टोरल रोल फॉर द इलेक्शंस। अगला नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, टू गिव रिकॉग्निशन, टू गिव रिकॉग्निशन to the political parties, to give recognition to the political parties। विभिन्न राजनीतिक दलों को विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखेंगे, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, टू गिव द इलेक्शन सिंबल्स, टू गिव द इलेक्शन सिंबल्स टू द पॉलिटिकल पार्टीज। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना। नेक्स्ट अगला लिखेंगे, निर्वाचनों का प्रबंधन करना, टू मैनेज द इलेक्शंस। निर्वाचनों का प्रबंधन करना, टू मैनेज द इलेक्शंस। लिखेंगे, निर्वाचन के खर्चों को सीमित करना, टू लिमिट द एक्सपेंसेस ऑफ इलेक्शंस। निर्वाचन के खर्चों को सीमित करना, टू लिमिट द एक्सपेंसेस ऑफ द इलेक्शंस। नेक्स्ट अगला लिखेंगे, मतदाताओं को प्रशिक्षण प्रदान करना। मतदाताओं को प्रशिक्षण प्रदान करना, टू गिव ट्रेनिंग टू द वोटर्स। मतदाताओं को मतदाताओं को प्रशिक्षण प्रदान करना। टू गिव ट्रेनिंग टू द वोटर्स। मतदाताओं को प्रशिक्षण प्रदान करना।
अगला अगला काम, अगला पॉइंट लिखेंगे, विवाद हो जाने की स्थिति में, विवाद हो जाने की स्थिति में किसी भी चुनाव क्षेत्र से, विवाद हो जाने की स्थिति में किसी भी चुनाव क्षेत्र से निर्वाचन रद्द करना, विवाद हो जाने की स्थिति में किसी भी क्षेत्र से निर्वाचन रद्द करना। और लास्ट पॉइंट लिखेंगे, लिखेंगे निर्वाचित लिखेंगे राजनीतिक दलों को टीवी और रेडियो पर प्रचार करने का समय देना, राजनीतिक दलों को टीवी, टेलीविजन और रेडियो पर चुनाव प्रचार करने का समय देना। ये सारे के सारे वो कुछ महत्वपूर्ण काम हैं जो ध्यान रखेंगे किए जाते हैं किसके द्वारा, निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन के द्वारा। चलिए जी, तो आप हमने भाग 14 और भाग 15 आज पढ़ा है। अगली क्लास में जब आपसे मुलाकात होगी, जो कि सोमवार को होगी, तो हम भाग 16 में पढ़ेंगे विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान यानी कि आरक्षण, रिजर्वेशन के बारे में। और भाग 17 में हम पढ़ेंगे राजभाषा हिंदी के बारे में। उसके बाद एक महत्वपूर्ण भाग रहेगा 18, जिसमें हमें आपातकाल, इमरजेंसी के बारे में पढ़ना है। और बस उसके अलावा अभी तक होने वाले कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों के बारे में हम बात करेंगे। बस अगले वीक खत्म होने से पहले ही आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए, आपसे मुलाकात होगी अब मंडे को। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, हैव अ नाइस डे।